हर रात एक दूसरे की निगरानी की जाती थी। कभी कोई सोता तो कभी कोई जगता। टीम ने तय किया कि किसी भी हालत में अलग नहीं होना है, 1 इंच भी नहीं। चौथे दिन सुबह सुबह एक गड़गड़ाहट सी सुनाई दी। एक आर्मी का सर्विलांस हेलीकॉप्टर पास के ही किसी रूट पर पेट्रोलिंग कर रहा था। कैप्टन रावत ने अपने आखिरी फ्लेयर्स में आग लगाई और बर्फ की ऊंचाई पर चढ़कर उसे आसमान की ओर फेंका। थकी हुई टीम के बीच से उठता हुआ वो लाल धुआं एक उम्मीद बनकर ऊपर जा रहा था। कैप्टन रावत और उनकी टीम ने तीसरी रात का सामना किया। चारों ओर सफेद सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई संकेत कि जिंदगी अभी भी वहां मौजूद है। एक सच्चा देशभक्त सैनिक जो हिमालय में फंसा हुआ है और जिंदा लौटने की जंग लड़ता है, जिसे मरा हुआ समझा गया, लेकिन फिर भी वो 6 दिन बाद जिंदा वापस लौटा। डिक्लेयर्ड डेड बट रिटर्न्ड अलाइव आफ्टर 6 डेज। ये कहानी है उस इंसान की जो एक सैनिक है, जो फिलहाल खचाखच बर्फ में दबा हुआ है, जो 6-7 दिन तक लगातार बर्फ में फंसा हुआ है, जिसे मरा हुआ मान लिया गया। लेकिन 7 दिन बाद जब ये मौत को मात देकर लौटा तो सब हैरान रह गए। कैसे जिंदा बचा, उसने क्या खाया, कैसे ठंड या जानवरों से बचा। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं आज के इस एपिसोड में। कैप्टन रावत भारतीय सेना के एक स्पेशल ऑप्स यूनिट में तैनात थे। उनका मिशन था चीन बॉर्डर के पास एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट की निगरानी करना। 15,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी टीम निकली थी। इस टीम में शामिल थे नायक शेखावत, सिग्नल एक्सपर्ट सूबेदार मित्तल और जवान अर्जुन सिंह। ये सभी कठिन परिस्थितियों में कई बार एक साथ तैनात रह चुके थे, इसलिए टीम के बीच गहरी समझ थी और ये सब हर मुसीबत से लड़ने को तैयार थे। लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में तो आम जगहों पर रहना मुश्किल हो जाता है। उन्हें तो चीन बॉर्डर के पास एक रिमोट इलाके की एक पोस्ट के लिए भेजा गया था। ऊंचाई थी 15,000 फीट, ऑक्सीजन कम और खतरा हर तरफ था। सारे सैनिक सिर्फ हिमालय की खतरनाक परिस्थितियों की झलकियां ही देख रहे थे। कैप्टन रावत अपनी टीम के साथ बॉर्डर के पास एक ऑपरेशनल मिशन पर थे और उनका ये दायित्व था उनके टीम का हर साथी सेफ रहे। जनवरी की 3 तारीख थी जब कैप्टन रावत अपनी टीम के साथ उत्तराखंड बॉर्डर पोस्ट से निकलते हैं। शुरुआती तापमान था -3 डिग्री सेल्सियस और सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। लग रहा था जैसे सफेद चादर ओढ़े एक खामोश मौत इंतजार कर रही थी। उन सब की पीठ पर लगभग 25 किलो का गियर बॉक्स था, जिसमें हथियार, खाने पीने की कुछ राशन, स्लीपिंग बैग और साथ में मेडिकल किट कैरी की जा रही थी ताकि किसी असुविधा की स्थिति में सरवाइव किया जा सके। ऑफ कोर्स इनके बैग में जो राशन था वो ज्यादा दिन तक तो नहीं चल सकते थे, लेकिन मुश्किल से 1 दिन का काम चल पाता। पहले दिन का लक्ष्य था 14,200 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना और वहां पर एक चेक पॉइंट सेट करना। हर कदम बर्फ में धंसता जा रहा था और हर सांस एक भाप बनकर हवा में गायब जैसे गायब हो जा रही थी। रास्ते में पिघली हुई बर्फ के नीचे छिपे पत्थरों से कई बार फिसलन होती रही। एक बार अर्जुन सिंह का पैर फिसल जाता है और वो 15 फीट नीचे खाई में गिर पड़े। नीचे ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथों के दस्ताने उतारते ही उंगलियां सुन्न हो जाती। इसलिए कोई ऐसी स्थिति में हो तो वहां से बचकर ऊपर आना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन उनकी टीम ने साहस दिखाया दोस्तों, और अर्जुन सिंह को एक रोप की मदद से उन्हें ऊपर खींच लिया गया। यहाँ कैप्टन रावत बार बार नक्शा और कंपास देख रहे थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम की वजह से जीपीएस वहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई थी और अब जाकर टीम ने थोड़ी रेस्ट लेने का डिसाइड किया। उन्होंने बर्फ हटाकर एक छोटी सी जगह बनाई और वहीं बैठकर नाश्ता किया। पानी की बोतलें बैग के अंदर रखते थे ताकि वो जम न जाए, लेकिन फिर भी पानी हल्का बर्फीला सा हो गया। इतना ही नहीं, सांस लेते वक्त मुंह भी ढंकना पड़ता थी ताकि नाक से गर्मी बनी रहे, वरना इस ठंडे टेम्परेचर का सीधा असर बॉडी को गहरी चोट पहुंचाती। बैठे बैठे सूरज ढलने लगा और सूरज ढलते ही ठंड -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई और बर्फीली हवा सीधे हड्डियों में लगने लगी। इसलिए उन्होंने बर्फ काटकर एक प्रकार की छोटी सी दीवार बनाई ताकि हवा सीधे न लगे। कैंप लगाने के लिए जमीन पर बर्फ हटाया और बर्फ हटाकर इंसुलेशन के लिए पड़की पत्तों और चादरों की लेयर बिछाई। स्लीपिंग बैग लगाया और स्लीपिंग बैग में घुसने से पहले उन्होंने अखरोट खाए और अपने जूतों में और उसके छिलके डाल दिए ताकि जूतों में गर्माहट बनी रहे। पहले दिन की रात सबने एक दूसरे से सटे होकर सोने की कोशिश की, इसलिए शरीर की गर्मी से गर्माहट मिलती रही। लेकिन रात को अचानक तूफानी हवा चली, कैंप हिल गया और मित्तल को बाहर जाकर एक कॉर्ड बांधनी पड़ी। अगले दिन सुबह उठे तो जूतों में बर्फ जम चुकी थी। आग जलाकर उन्हें पिघलाया गया। अगला दिन और भी मुश्किल था क्योंकि मौसम रिपोर्ट में व्हाइट आउट की चेतावनी थी। व्हाइट आउट एक बहुत खतरनाक प्राकृतिक स्थिति होती है जो खासकर बर्फीले इलाकों में देखने को मिलती है।
जब आसमान से गिरती हुई बर्फ, जमीन की बर्फ और चारों ओर की रोशनी सब एक ही जैसे सफेद दिखने लगते हैं तो इंसान को दूरी, दिशा और गहराई का कोई अंदाजा नहीं रह जाता, क्योंकि सब कुछ सिर्फ सफेद दिखता है और ना आगे कुछ दिखाई देता है न पीछे। जानवरों का हमला या बर्फ की दरार में गिरने का खतरा बढ़ जाता है और तो और रेस्क्यू ऑपरेशन भी रुक जाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर तक लैंड नहीं कर सकते। अब खतरा हर कदम बढ़ता जा रहा था। पैरों में बर्फ घुसने से फ्रॉस्ट बाइट का डर होता है, इसलिए हर 2 घंटे में जुराबें बदलनी पड़ती थीं। फ्रॉस्ट बाइट ऐसी बीमारी है जिसमें बर्फीली ठंड शरीर की स्किन और नीचे के टिश्यूज को इतना ज्यादा जमा देती है कि उनमें खून का प्रवाह बंद हो जाता है। तब उस जगह की स्किन मरने लगती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कैंप उखाड़कर अगला पॉइंट सेट करना था, लेकिन रास्ता पूरी तरह गुम था। व्हाइट आउट के चलते कुछ भी क्लियर विजिबल नहीं था। कैप्टन रावत थोड़ी चालाकी दिखाते हैं और अपनी बैग से एक रस्सी निकालकर सारे टीम मेंबर को पकड़ा देते हैं। टीम ने चलने के लिए एक रस्सी का प्रयोग किया। सभी उस रस्सी से जुड़े थे ताकि कोई खो न जाए। कैप्टन ने तय किया कि आवाज से एक दूसरे को लगातार संपर्क में रखा जाए। रावत बोल रहा हूँ, स्थिति क्लियर है, जैसी कोर्ट लाइनें इस्तेमाल करते रहे। रावत स्पीकिंग, सिचुएशन क्लियर। सिग्नल एक्सपर्ट सूबेदार मित्तल के हाथों की उंगलियां नीली पड़ने लगी थीं। टीम ने तय किया कि हर 45 मिनट बाद 5 मिनट का रेस्ट जरूरी है, वरना शरीर का तापमान गिर सकता है। लंच के समय कैप्टन ने सभी को ऊर्जा बॉल जैसे कि नट्स, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से बना अपना इमरजेंसी स्नैक खिलाई। एक जगह ऐसा भी आया जहां बर्फ के नीचे दरार थी। अर्जुन सिंह उसमें एक पैर से धंसे। सबने तुरंत अपने आइस एक्स से जमीन काटकर उसे बाहर निकाला, लेकिन उसके जूतों में पानी भर गया था। बिना देर किए उन्होंने उसके पैर के जूते उतारे और सूखे मोजे पहनाए, वरना फ्रॉस्ट बाइट हो सकता था। सब लोग एक बड़ी चट्टान के पीछे रुके क्योंकि वहां पर कम हवा लग रही थी। शाम के 5 बजे तक चारों ने मिलकर छोटे छोटे पत्थरों से विंड वॉल बनाई। दूसरी रात आई और तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। बाहर में सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। इस बार उन्होंने एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर स्लीपिंग बैग लगाए ताकि बाहर की हवा से बच सके। कैप्टन ने सबको अपनी सांस से स्लीपिंग बैग के अंदर गर्म हवा भरने को कहा। ये एक पुरानी तकनीक है जिससे अंदर कुछ देर तक गर्मी बनी रहती है। एक्चुअली जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर की गर्म हवा से अंदर का माहौल गर्म रहता है। रात को भेड़ियों की हल्की आवाजें आईं, इसलिए एक सदस्य हमेशा पहरा दे रहा था। उन्होंने सिग्नल फ्लेयर पास में ही रखी थी। अगर कोई जानवर पास आता है तो रोशनी से डर जाएगा। सवेरे उठे तो लांस नायक शेखावत की नाक जम गई थी। हल्के गर्म पानी से सेंकना पड़ा। नाश्ते में सिर्फ एनर्जी जील और सूखा बिस्किट मिला क्योंकि बर्फ से पानी बनाना बहुत समय लेता है। एक रॉकेट स्टोव जलाया गया, वो बर्फ पिघलाने और हाथ सेंकने में मदद करता है। कैप्टन ने टीम को ब्रीदिंग पैटर्न सिखाया जिससे पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी में शरीर ज्यादा ऊर्जा बचा सके। अब टाइम था दोस्तों घर वापस लौटने का, इसलिए मित्तल ने रेडियो से बेस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह डेड थी। यानी अब असली वाला खतरा आ चुका था क्योंकि अब कैप्टन रावत और उसके सारे टीम मेंबर्स बुरी कंडीशन में लाइफ के सबसे बुरे टाइम में फंस कर रह गए। इसलिए कैप्टन ने 2 बार फ्लेयर फायर की ताकि दूर से कोई देख सके और उनकी हेल्प कर सके। साथ ही साथ टीम ने पहाड़ के ऊपर चढ़कर एक पत्थर पर कपड़ा बांधा ताकि हवा में वह लहराए और खोजी टीम को दिखे और वो बस हेल्प के लिए आ जाए। इंतजार करते करते 4 घंटे बीत गए, लेकिन किसी का कुछ खबर नहीं था। इसलिए अब ये लोग खुद ही चलने लगे। चलने के दौरान किसी के पैर फिसलने पर तुरंत 2 साथी पीछे से खींचने के लिए तैयार रहते थे। तीसरे दिन तक आते आते राशन तेजी से कम होने लगा था, इसलिए कैप्टन ने राशन को आधा कर दिया। मित्तल बर्फ को देखकर कुछ बच्चों जैसी हरकत करने लगा। उसने एक बार गलती से अपनी आंखों पर बर्फ रगड़ ली जिससे जलन हो गई। उसे तुरंत स्नो गॉगल्स पहनने का आदेश दिया गया। आगे बढ़ने पर उन्होंने बर्फ के नीचे से पुराने जानवर के पंजों के निशान देखे, यानी कि इलाके में खतरा हो सकता है। कैप्टन ने तय किया कि अब उन्हें और ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए बल्कि किसी शेल्टर्ड वैली की ओर बढ़ना चाहिए। एक बार अचानक आंधी आई और बर्फ उड़कर उनके चेहरों पर सीधे लग रही थी जिससे देखना मुश्किल था। टीम ने तुरंत फायर लाइन में बैठकर अपनी जैकेट से चेहरा ढक लिया और इंतजार किया जब तक तूफान थमा। फिर वो आगे बढ़ने लगे। चलने के लिए एक लाठी बर्फ में गाड़कर उसकी गहराई जानी जाती थी, कहीं बर्फ के नीचे गड्ढा न हो। शेखावत ने पहाड़ के किनारे के पास एक गुफा सी आकृति देखी, लेकिन वहां जाना रिस्की था। कैप्टन ने बाइनोक्यूलर से देखा कि वहां कोई शेल्टर नहीं था, बस एक छलावा था। हर रात एक दूसरे की निगरानी की जाती थी, कभी कोई सोता तो कभी कोई जगता। टीम ने तय किया कि किसी भी हालत में अलग नहीं होना है, 1 इंच भी नहीं। भूख से सबका चेहरा उतर चुका था, लेकिन शायद इरादा मजबूत था। सभी ने एक दूसरे को मोटिवेट किया। अरे हम फौजी हैं यार, हिमालय क्या चीज है। दूसरी रात नींद हर किसी को मुश्किल से ही आई। कैप्टन ने कहा 2 दिन हो गए, अब हमें रास्ता बदलना होगा क्योंकि लगातार 2 दिन चलते चलते हालत खराब होती
होती जा रही थी, परंतु इस भयावह दुनिया से निकलने के बजाय वो और उसमें फंसते जा रहे थे। टीम ने कंपास और नक्शा मिलाकर एक नया ऑल्टरनेट रूट तय किया। शरीर पर रगड़ के निशान पड़ चुके थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहा था। यही होती है असली फौजी। उन्होंने प्रेयर की, क्योंकि अब हालात इंसान से ज्यादा ऊपर वाले पर निर्भर थे। यहीं से शुरू होती है हिमालय की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा। बर्फ की चादरों में लिपटे, हवाओं की चीखों से गूंजते उस वीरान हिमालयी क्षेत्र में कैप्टन रावत और उनकी टीम ने तीसरी रात का सामना किया। चारों ओर सफेद सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई संकेत कि जिंदगी अभी भी वहां मौजूद है। खाने के पैकेट खत्म हो चुके थे, सिग्नल डिवाइस की बैटरी डेड थी और शरीर की गर्मी लगातार गिरती जा रही थी। सूरज उगते ही उनकी सबसे छोटी उम्र के सैनिक यादव की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। ये फ्रॉस्ट बाइट का असर था, लेकिन कैप्टन रावत ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जैकेट की ऊन निकालकर यादव के हाथों को लपेटा और बर्फ पिघलाकर उससे भाप बनाई ताकि थोड़ी गर्मी दी जा सके। अब की बार उनके पास यहाँ से बचकर निकलने के उनका एक आखिरी रास्ता था। फुलेयल बैलून, जो वे ऐसे ही इमरजेंसी सिग्नल के लिए रखते थे। तब से व्हाइट आउट के चलते वो लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन अब तेज बर्फीले तूफान ने व्हाइट आउट की दृश्यता को लगभग खत्म कर दिया था। दूर दूर तक न कुछ दिखता था, न सुनाई देता था। चौथे दिन सुबह सुबह एक गड़गड़ाहट सी सुनाई दी। एक आर्मी का सर्विलांस हेलीकॉप्टर पास के ही किसी रूट पर पेट्रोलिंग कर रहा था। कैप्टन रावत ने अपने आखिरी फ्लेयर्स में आग लगाई और बर्फ की ऊंचाई पर चढ़कर उसे आसमान की ओर फेंका। थकी हुई टीम के बीच से उठता हुआ वो लाल धुआं एक उम्मीद बनकर ऊपर जा रहा था। कुछ पल बाद हेलीकॉप्टर ने घुमाव लिया, उसे वो संकेत दिख चुका था और आखिरकार 6 दिन बाद जब पूरी टीम को सुरक्षित बेस कैंप में लाया गया, उनकी हालत नाजुक थी, लेकिन आंखों में एक अनमोल चमक थी, जिंदा लौटने की चमक। कैप्टन रावत ने मेडिकल कैंप में लेटे हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, हम केवल बर्फ से नहीं लड़े, हम उम्मीद के लिए लड़े, एक दूसरे के लिए लड़े। और यही कहानी आज भारतीय सेना की सबसे प्रेरणादायक हिमालयन सर्वाइवल मिशनों में से एक मानी जाती है, जहां दुश्मन सिर्फ मौसम था और हथियार थी जिद, जज्बा और भाईचारा। ये कहानी तो खत्म होती है दोस्तों, मगर मेरी कहानी अब शुरू होती है। मैंने इस चैनल पे खुद से बनाई हुई हर वीडियो में मैंने अपना मेहनत दिया है और आगे आने वाले वीडियो के जरिए भी मैं आप में ऐसे ही प्रेरणादायक, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने वाली और दिल को छू जाने वाली वीडियो का संचार करना चाहूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।